आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पाषाण काल। हम लोगों ने इससे पहले कुछ क्लासेस प्राचीन इतिहास की ले चुके हैं, जिसमें सबसे पहली क्लास में हम लोगों ने प्राचीन इतिहास के पाठ्यक्रम पर चर्चा किया था। आज हम लोग पाषाण काल पढ़ेंगे, जो कि हम लोगों के वो जो हम लोगों का पाठ्यक्रम था, पाठ्यक्रम का जो पहला लेसन था हम लोगों का, वो था पाषाण काल। तो पाठ्यक्रम के अनुसार पहले लेसन पाषाण काल की शुरुआत आज से हम लोग करेंगे। पाषाण काल की शुरुआत करने से पहले हम लोग ये जानें कि पाषाण काल किस ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत आता है। तो पाषाण काल जो आता है वो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। ये चीज़ें हमने देख लिया है। किसके अंतर्गत आता है? प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। अब प्रागैतिहासिक काल क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ हम लोग देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा प्रागैतिहासिक काल के बारे में अगर देखें तो प्रागैतिहासिक काल उस कालखंड को कहा जाता है जिस कालखंड से हमें या फिर जिस कालखंड की जानकारी के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हैं। कौन से पुरातात्विक स्रोत? पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध हैं। यहाँ पे हमें साहित्यिक स्रोत उपलब्ध नहीं होते हैं। क्या है? साहित्यिक स्रोत यहाँ पे उपलब्ध नहीं होते हैं। सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध होते हैं प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत। या हम कह लें कि इतिहास का एक ऐसा कालखंड जिस कालखंड के जानकारी के स्रोत में हम सिर्फ पुरातात्विक वस्तुओं का प्रयोग कर पाते हैं, साहित्यिक स्रोत का प्रयोग नहीं कर पाते, क्योंकि साहित्यिक स्रोत उपलब्ध ही नहीं है। प्रारंभिक मानव का इतिहास है उस कालखंड में, तो उस कालखंड में मानव ने लिखना पढ़ना स्टार्ट नहीं किया था, लिपि की जानकारी नहीं थी उस काल के मानव को, तो इसलिए वहाँ से हमें साहित्यिक स्रोत या लिपि प्राप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार से प्रागैतिहासिक काल में हमें साक्ष्य के रूप में सिर्फ पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध है, साहित्यिक स्रोत उपलब्ध नहीं है। ये है प्रागैतिहासिक काल। इसके बारे में इससे पहले की क्लासेस में हमने जान लिया था। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल को दरअसल इस काल को पाषाण काल क्यों कहा गया, पहले हम इस बारे में देख लेते हैं। इस काल को पाषाण काल क्यों कहा गया? जैसा कि आप जानते हैं कि प्रारंभिक मानव जो था, प्रारंभिक मानव अपने दैनिक जीवनचर्या में पत्थरों का प्रयोग काफ़ी मात्रा में, अधिक मात्रा में किया करता था। अगर आप देखें, चाहे आज का मानव हो या फिर प्राचीन मानव हो, आदि मानव हो या आज का मानव हो, उसके जीवन में जो मनुष्य है, मनुष्य के जीवन की जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, वो रोटी, कपड़ा और मकान होती हैं। रोटी, कपड़ा और मकान में हम देख सकते हैं, जैसे अगर रोटी की बात करें तो इसको हम जोड़ सकते हैं भोजन से। अगर रोटी की बात करें तो इसको हम भोजन से जोड़ सकते हैं। कपड़ा की बात करें तो ये तो कपड़ा है ही, बदन ढकने का यंत्र, ये तो कपड़ा है ही। और रोटी, कपड़ा और मकान की बात करें तो ये क्या है? ये है आवास। तो चाहे ये आज के मनुष्य हों या फिर प्राचीन काल के मनुष्य हों, इनकी जो प्रारंभिक जो नीड होती है, जो बेसिक आवश्यकता होती है, वो रोटी, कपड़ा और मकान होती है। अर्थात भोजन होती है, कपड़ा होता है और आवास होता है, रहने का व्यवस्था होता है। तो प्राचीन मनुष्य के लिए भी यही जो 3 चीज़ें हैं, वो चीज़ें मूलभूत आवश्यकताएं थीं। तो इसको पूरा करने के लिए मनुष्य क्या करता था? पत्थरों का उपयोग अधिक मात्रा में करता था। इन तीनों मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मनुष्य द्वारा प्रारंभ में पत्थरों का ही प्रयोग किया जाता था। भोजन का व्यवस्था करने के लिए मनुष्य पत्थरों के औजार से जानवरों को मारकर, जानवरों का शिकार करके अपने भोजन की व्यवस्था किया करता था। वहीं अगर कपड़ा की बात करें तो यहाँ पे भी पत्थर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जब मनुष्य पत्थरों के औजार से जानवरों का शिकार करता था तो उसके खाल को पत्थर के औजार से ही निकालता था और उससे क्या करता था? वस्त्र बना के उसको पहनता था। तो कपड़े का व्यवस्था भी पत्थरों से ही होता था। और मकान की बात करें, आवास की बात करें, तो प्राकृतिक रूप से निर्मित पत्थरों की गुफाओं में मनुष्य रहा करता था।
तो इस प्रकार से तीनों मूलभूत आवश्यकताओं के लिए मनुष्य के जीवन में पत्थर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। इसलिए इस कालखंड को पाषाण काल के नाम से जाना गया। यही नहीं, अगर और आगे चल के बात करें हम लोग, तो अगर आप कलाकारी या फिर नक्काशी और चित्रकारी की बात करें, अगर चित्रकारी के विकास की बात करें तो इसमें भी पत्थरों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। प्रारंभ में जब मनुष्य ने लिखना स्टार्ट किया, लिपि का आविष्कार किया या फिर चित्रकारी करना प्रारंभ किया या कलाकारी करना प्रारंभ किया, तो वो भी पत्थरों का ही सहारा लेता था स्टार्टिंग में। तो इससे क्या हुआ कि पत्थरों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी इंसान के जीवन में। इसलिए उस कालखंड को, जिस कालखंड में पत्थरों का इतना महत्वपूर्ण भूमिका था, उस कालखंड को पाषाण काल नाम दे दिया गया, क्योंकि पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, इसलिए। तो इस चीज़ को यहाँ पे आप देख सकते हैं। पाषाण काल में क्या है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। क्या होता है? पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि प्रारंभिक मानव ने अपने दैनिक जीवनचर्या में सर्वाधिक पत्थरों का ही प्रयोग किया। प्रारंभिक मानव हो या आज का मनुष्य हो, सामान्यतः मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताओं में रोटी, कपड़ा और मकान प्रथम स्थान पर हैं। ये चीज़ें हम लोगों ने समझ लिया है। और देखिए, रोटी, कपड़ा और मकान से क्या, रोटी से तात्पर्य है भोजन का, कपड़ा से तात्पर्य है किसका, कपड़ा से, और मकान का जो तात्पर्य है वो है आवास से। अब यहाँ पे हम देखें, इस चीज़ को यहाँ पे करके देखते हैं। तो रोटी का तात्पर्य भोजन से है, तो पत्थरों के औजार से भोजन का बंदोबस्त करते थे मनुष्य। ये चीज़ें हम लोगों ने देख लिया है। और फिर कपड़ा का भी बंदोबस्त, जानवरों के खाल से वस्त्र बनाने में पत्थरों का प्रयोग होता था। पत्थरों से निर्मित प्राकृतिक गुफाओं में मनुष्य निवास करता था। तो इस प्रकार से मनुष्य की जो आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं, वो सारी आवश्यकताएं पत्थरों से पूरी हो रही हैं। ये यहाँ पे गोले में जो लिखा गया है, ये चीज़ें भी हम लोगों ने देख लिया है। यहाँ तक कि प्रारंभ में जब मनुष्य ने नक्काशी, चित्रकारी या लिपि का विकास किया, तो वो भी पत्थरों पर ही किया। तो इस प्रकार से इस कालखंड को पाषाण काल नाम दिया गया। अब हम लोग देखेंगे जो प्रागैतिहासिक काल है, ये कहाँ चला गया, जो प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल के विकास क्रम को देखेंगे। प्रागैतिहासिक काल किस प्रकार से प्रागैतिहासिक काल की खोजें हुई भारत में, वो चीज़ें यहाँ पे हम लोग अब आगे देखने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पे 1842 में इस चीज़ को हमने देख लिया है, इसी लिस्ट में इसको भी शामिल करेंगे। 1842 ईस्वी में कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगनसुगुर नामक स्थान से सर्वप्रथम पाषाण उपकरण खोजा गया। अब ये किया था डॉक्टर प्राइमरोज ने। तो डॉक्टर प्राइमरोज ने क्या किया था, 1842 ईस्वी में सर्वप्रथम पाषाण उपकरण खोजे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है भारत में। अब अगला जो स्टेप है वो है 1853 का। 1853 ईस्वी में, 1842 के बाद 1853 ईस्वी में जॉन इवांस महोदय ने मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर टी नरसिंहपुर से बड़ी संख्या में पाषाण उपकरणों की खोज की। ये नेक्स्ट स्टेप था प्रागैतिहासिक काल की खोज की। तो 1853 ईस्वी में जॉन इवांस महोदय ने मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर टी नरसिंहपुर से बड़ी संख्या में पाषाण उपकरणों की खोज की। ये एक और कदम था प्रागैतिहासिक काल की खोज में। आगे अगर हम लोग देखें तो अगला जो स्टेप है वो 1863 में उठाया गया। इसमें रॉबर्ट ब्रूसफुट नाम के एक क्या होते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे, साथ ही वो एक भूवैज्ञानिक थे। तो 1863 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास में चेन्नई के निकट पल्लवरम नामक स्थान से हैंडेक्स नामक उपकरण की खोज की। रॉबर्ट ब्रूसफुट जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के साथ ही वह एक भूवैज्ञानिक थे। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट के बारे में इन 2-3 चीज़ों को याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। 1863 ईस्वी में इन्होंने मद्रास में
पल्लवरम नामक स्थान से, इस पल्लवरम को भी आप याद रखिए, पल्लवरम नामक स्थान से हैंड एक्स नामक उपकरण खोजा। ये जो हैंड एक्स है इसको हस्त कुठार कहा जाता है, और और हैंडेक्स संस्कृति भी आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। ये एक हैंडेक्स संस्कृति है, वही दक्षिण भारत में हैंडेक्स संस्कृति को हम लोग पढ़ते हैं, वही संस्कृति है। तो यहाँ पे हैंड-एक्स नामक उपकरण की खोज की, इसलिए रॉबर्ट ब्रूसफुट को हैंड-एक्स संस्कृति के खोजकर्ता के रूप में भी देखा जाता है। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास में चेन्नई के निकट पल्लवरम नामक स्थान से हैंड-एक्स नामक उपकरण की खोज की। रॉबर्ट ब्रूसफुट जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के साथ ही वह एक भूवैज्ञानिक थे। ये रॉबर्ट ब्रूसफुट के बारे में है। और अगला जो स्टेप है प्रागैतिहासिक काल की खोज की, वो 1884 ईस्वी में देखने को मिलती है। 1884 ईस्वी में हुआ क्या कि विलियम किंग्स ने अतिरम पक्कम से हैंडेक्स नामक उपकरण की खोज की। वही हैंडेक्स जो कि रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पल्लवरम से खोजा था, वही उसी प्रकार का एक औजार और 1884 ईस्वी में विलियम किंग्स द्वारा खोजा जाता है, वो अतिरम पक्कम से दक्षिण भारत से ही। आगे जो स्टेप देखा गया वो ये है कि 1935 में डी टेरा और पीटरसन के नेतृत्व में हेल कैम्ब्रिज अभियान दल द्वारा शिवालिक पहाड़ी के अंतर्गत पोतवार के पठार से पाषाण उपकरण की खोज की गई। तो 1935 में क्या होता है, एक हेल कैम्ब्रिज एक यूनिवर्सिटी है, हेल कैम्ब्रिज एक यूनिवर्सिटी है, उसी यूनिवर्सिटी से कुछ लोग निकलते हैं और उन लोगों को ढेर सारे लोग निकलते हैं क्या करने, पाषाण उपकरणों की खोज करने। और उसमें जो नेतृत्वकर्ता होते हैं वो होते हैं डी टेरा और पीटरसन। कौन कौन होते हैं नेतृत्वकर्ता, उसमें होते हैं डी टेरा और पीटरसन, उसके नेतृत्वकर्ता होते हैं उस अभियान के। तो इन दोनों के नेतृत्व में क्या होता है, यह अभियान शिवालिक पहाड़ी के अंतर्गत जो पोतवार का पठार है वहाँ से पाषाण उपकरण बड़ी मात्रा में खोजा गया। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा, बहुत अहम कदम था प्रागैतिहासिक काल की खोज के श्रेणी में। तो ये था। इसके बाद जो अगला कदम था वो 1950 में देखने को मिलता है। 1950 में स्टुअर्ट पिगट ने क्या किया, इन्होंने एक प्री हिस्टोरिक इंडिया नाम की एक पुस्तक प्रकाशित किया 1950 ईस्वी में। इनकी पुस्तक का नाम है प्री हिस्टोरिक इंडिया। इस बात को आप याद रखेंगे। प्री हिस्टोरिक इंडिया के लेखक कौन है, तो प्री हिस्टोरिक इंडिया के लेखक हैं स्टुअर्ट पिगट। तो 1950 ईस्वी में लिखी गई यह पुस्तक है। और इसमें क्या किया गया, तो स्टुअर्ट पिगट ने इस पुस्तक में पाषाण काल के बारे में विस्तार से लिखा है। तो इस लाइन को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। देखिए क्या है कि 1950 ईस्वी में स्टुअर्ट पिगट ने एक पुस्तक प्री हिस्टोरिक इंडिया, ये मिस टाइपिंग यहाँ पे हुआ है, ये होना चाहिए 1950 ईस्वी में स्टुअर्ट पिगट ने प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक एक पुस्तक प्रकाशित किया। इन्होंने अपनी इस पुस्तक में पाषाण काल के बारे में विस्तार से लिखा था। तो यहाँ तक हो गया इसके बारे में। जो प्रागैतिहासिक काल का जो इतिहास क्रम था या खोज का क्रम था उसके बारे में यहाँ तक देखा हम लोगों ने। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम तैयार करेंगे। किस प्रकार का डायग्राम, एक जैसा हम लोग जैसे कि ये पाषाण काल है, पाषाण काल में 3 चीज़ें आती हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। और यहाँ पे देखेंगे हम लोग पूरा पाषाण काल में भी 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी। क्या क्या, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। इन तीनों का टाइम पीरियड देखने के साथ साथ इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो अगली क्लास हम लोगों की किस चीज़ पे होगी, वो होगी निम्न पूरा पाषाण काल पर। किस पे, निम्न पूरा पाषाण काल पर अगली क्लास हम लोगों की होनी है। उससे पहले हम लोग इसके डायग्राम के बारे में समझ लेंगे कि पाषाण काल के अंतर्गत कौन कौन से काल शामिल होते हैं। उसके साथ ही अब इसके बाद हम लोग निम्न पूरा पाषाण काल को पढ़ेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।